हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। अभी आज की अपनी इस नए क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट में कंप्लीट किया था उसका थोड़ा सा आगे का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने इसके बेसिक थियोरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? बेसिक थियोरी, राइट। आज की क्लास में भी बेसिक ही एक्सप्लेन करूंगा, बट वो बेसिक किससे रिलेटेड होगा? प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, राइट। सो इन शॉर्ट अगर कहूं तो ये आज की जो क्लास है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, और वी कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी। और अगर आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है जहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस बनते हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और चीजें थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे ताकि आपको क्या है, मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता भी सको और चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, अब ये देखो, एक यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्राइंग दिख रहा है। अब ये ड्राइंग क्या है, क्या कहते हैं इसको, मैं अभी आपको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना बस। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। जो हमारे पास जो भी डेटाज होते हैं, कौन से डेटाज होते हैं, तो वो याद रखना है कंटिन्यूअस। कौन से डेटा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। तो ये जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होता है, इसको बेसिकली हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ के थ्रू। तो ये एक तरह का ग्राफ है। अब बोलोगे सर कि हमारी बुक में तो कहीं ग्राफ का नामो निशान नहीं है। एक्चुअली नहीं है, उसका रीजन है, ये है ग्राफ के जैसा ही, बट ये लोग ग्राफ के जैसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग एक्स एक्सेस पे डिनोट करते हैं, मतलब कि नॉर्मली जो यहाँ पे वैल्यूज होते हैं वो फिक्स वैल्यूज होते हैं, राइट, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। और यहाँ पे ज्यादातर वो वैल्यूज होते हैं जो रैंडम वेरिएबल होते हैं। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं और यहाँ पे डिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं। ये हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है, समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी, ध्यान से सुना, अब होता क्या है, जितना तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, देख रहे हो कि नहीं, जितना तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, नॉर्मली क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा जीरो वाला पॉइंट होता है ग्राफ में, राइट। ग्राफ में नॉर्मली जीरो वाला पॉइंट होता है। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा तुम इस साइड रहने वाले हो तो जो हमारी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, वेरी लेस, यानी बहुत कम होगी। लेकिन जितना तुम ऐसे आगे बढ़ते जाओगे वो वैल्यूज कितनी होती जाएंगी, वेरी हाई। ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद अब जितना ये ऊपर जाते जाओगे, अब बोलोगे सर ये ऊपर जाने का मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब क्या है वो समझो। जैसे यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो कि नहीं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं कि नहीं हम लोग। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, ये वैल्यूज क्या होगा, पहले लो होगा फ्रीक्वेंसी उसका, फिर उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा। यानी इस वाले साइड में, यानी इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, अगर इस वाले साइड में ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, नॉर्मली हाई होती है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया या फिक्स वेरिएबल हो गया या फिक्स वैल्यूज हो गया। अब होता क्या है ग्राफ में कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। लेकिन यहाँ पे जिसने ये प्रेजेंट किया था, जिनका नाम था गॉसियन, दैट्स वाई इसको दूसरा इसका नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेल कर्व। अब बोलोगे सर इसको बेल कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है ना वो देखोगे तो बेल के जैसा है। मतलब जो हमारे मंदिरों में नॉर्मली बेल टंगी होती है ना, घंटी जिसको हम लोग बोलते हैं या घंटा, वो उसके जैसा है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, बेल शेप कर्व बोलते हैं। अब होगा क्या, ये जो बीच वाली वैल्यूज है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ उसके बाद डाउन हो गया है, तो इसका जो एवरेज निकालोगे, यानी इस साइड का पूरे का टोटल निकालोगे तो ये यहां पे क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको मीडियन भी बोलते हैं। बोलोगे सर मीडियन क्यों बोलते हैं? मीडियन इसलिए बोलते हैं कि अगर ध्यान से देखो तो सारे इंफॉर्मेशन के बीच में है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, इसको हम लोग मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोड। तो मैं यहाँ पे मोड लिख भी देता हूं, और मोड को नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से या एमओ से। अब बोलोगे सर इसको मोड क्यों बोलते हैं? तो मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मैंने क्या कहा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो या जिसका ऑकरेंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा कि ये जो इस इतना जितना
नीचे होगा उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। तो ये जो सबसे ऊपर है, जो ये टच किया है, ये सबसे ऊपर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा पॉइंट होता है, ध्यान से सुनना, ये जो हमारा पॉइंट होता है, यानी इस लाइन पे, इस लाइन पे जो हमारा पॉइंट होता है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू मोड हो जाता है। और इसी वजह से इसका एक जो प्रॉपर्टीज है वो ये बन जाता है कि नॉर्मली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बेल शेप कर्व में एक सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, वो ये है कि म्यू इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। ये याद रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और इसीलिए मैंने इसको ये एक्सप्लेन किया था कि आपको स्टोरी, इसकी बैकग्राउंड जो है थोड़ा पता रहे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे भी एग्जाम है, तो एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहे उतना ज्यादा बेटर है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अब उसके बाद चलते हैं वापस, कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब सुनना। अब वहां पे मैंने ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, अब नॉर्मल। तो सबसे पहले ये हो गया आपका बेल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेल हो गया। अब ये हो गया आपका पूरा अच्छे से बेल रेडी। अब बेल में कुछ चीजें याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है वो देखते जाओ। सबसे पहले याद ये रखना है कि ये जो बीच वाली वैल्यूज होती है, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम नॉर्मली, z इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारा x एक्सिस अगर हम इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपका प्लस वाला पार्ट है और ये आपका माइनस वाला पार्ट है। और अगर ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, तो दोनों जीरो से शुरू होगा। तो जीरो के इस साइड होगा तो कौन सा होगा, माइनस वाला पार्ट होगा, और जीरो के इस साइड होगा तो कौन सा वाला पार्ट होगा, प्लस वाला पार्ट होगा। अब मैं कुछ और बातें बोलता हूं, उसको भी नोट करते जाना। याद रखना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता ही है, और ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो जब भी प्लस की बात आएगी तो ऑलवेज याद रखना कि हमें कौन से साइड जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। जब भी माइनस की बात आएगी, याद रखना हमें कौन से साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। प्लस, अब ये जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संभावना हिंदी में बोलते हैं, बोलते हैं ना इसकी इतनी संभावना हो सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज कितना होता है, वन होता है। किसी भी चीज की ऑकरेंस की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होती है वो कितनी होती है, वन होती है। दैट्स वाई यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, वो ये लिखा है कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू वन। तो याद रखना है, इसकी जो टोटल वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, वन होती है, वो याद रखना है। क्लियर है, अगर टोटल वैल्यूज वन होता है और मैंने इस पूरे लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब इस वैल्यू को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगा 0.5 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हो जाएगा 0.5। लास्ट ईयर मार्च 2022 में, मार्च 22 में ये बोर्ड में ये सवाल पूछा था कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे -0.5 लिख कर आए थे। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया था, लेकिन याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव में दर्शाते हैं, यानी कभी भी माइनस में डिनोट नहीं करते हैं। दैट्स वाई देखो मैंने यहाँ पे 0.5 लिखा और यहाँ पे भी 0.5 लिखा हुआ है। क्लियर हुआ इतना, तो ये याद रखना, ये आपका रॉन्ग होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 0.5। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0.5 होगा और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू कितना होगा, 0.5 होगा। ये एक बात हो गया। उसके बाद याद रखना है कि ये माइनस इनफाइनाइट होता है और ये प्लस इनफाइनाइट होता है। अब बोलोगे सर ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट क्यों है, तो ये माइनस साइड इसलिए माइनस होगा और ये प्लस साइड इसलिए प्लस हो गया। अब पूछा ये सर इनफाइनाइट क्यों होता है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक साथ सारा बोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताता हूं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये है आपका मेन प्रॉब्लम। जो बच्चे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता दो, तो ये रहा आपका बच्चा, आपका तरीका क्या है, दो ही बातें हैं, या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे। अब बोलोगे सर ये प्लस और माइनस कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, इसको मजा आएगा। याद क्या रखना है कि जब भी क्वेश्चन में रीड करके आपको ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जब भी क्वेश्चन में ग्रेटर देन लिखा होगा, मतलब देन मूव टुवर्ड्स प्लस साइड। इसका मतलब याद रखना है, जब भी सवाल में ग्रेटर देन लिखा होगा तो हमें कौन सी साइड भागना है, हमें प्लस की साइड भागना है। अब बोलोगे सर प्लस की साइड भागने का मतलब क्या है, तो जैसे कि ये आपका बेल शेप कर्व हो गया है, तो बेल शेप कर्व हो गया तो भागना किस साइड है, प्लस की साइड। तो मतलब जो आपकी लाइंस बनेगी वो इस साइड बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, मैंने पूरे में क्यों ड्रॉ कर दिया वो मैं बाद में रीजन दूंगा, बस याद रखना मैं कौन से साइड भाग रहा हूं, ये प्लस की साइड भाग रहा हूं। क्लियर हुआ इतना। और सेकंड पॉइंट ये है कि सर भागना कहां से है, मैंने बोल तो दिया भागना है। अब देखो कुछ लाइन मैंने यहां से ड्रॉ किया, कुछ मैंने यहां से ड्रॉ किया, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं तो थोड़ा और मजा आएगा। कुछ मैंने यहां से ड्रॉ किया तो कुछ मैंने यहां से ड्रॉ किया। तो याद रखना है कि भागना कहां से है, आई मीन
ड्रॉ कहां से करना है, उसके लिए इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यूज, यानी क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया होगा उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि हमने भागाना किस साइड से है। मतलब ये है कि इधर से भागोगे या इधर से प्लस की साइड भागोगे। बस याद रखना है कि ग्रेटर देन वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, तो भागना किस साइड होता है, प्लस की साइड होना है। दूसरी बात याद ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन में वर्ड यूज किया हुआ है लेस देन, तो हमें किस साइड भागना होता है, माइनस की साइड भागना होता है। किस साइड भागना होता है, माइनस की साइड भागना होता है। अब बोलोगे सर माइनस की साइड भागने का मतलब क्या है, तो वो भी मैं बना के दिखा देता हूं। ये जैसे आपका ग्राफ हो गया, थोड़ा इसको इग्नोर कर देना। आपका भागना माइनस की साइड ये ऐसे होगा, ठीक है, देख रहे हो ना, ये ऐसे भागना होगा। अब सेकंड क्वेश्चन वही अराइज होता है कि सर भागना कहां से है, तो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह याद रखना है कि इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यूज। क्लियर हुआ इतना? तो दो बातें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, एक ग्रेटर देन होगा तो प्लस की साइड जाना है, लेस देन होगा तो माइनस की साइड जाना है। अब जाना कहां से, उसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कुछ और पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं। अब दो बातें पता चल गई कि सर प्लस की साइड जाना होगा ग्रेटर देन लिखा होगा तो, और लेस देन लिखा होगा तो माइनस साइड जाना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वन साइड बनता है, कभी कभी ऐसा होता है बोथ साइड बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जब वन साइड और बोथ साइड में करना क्या होता है। तो जैसे ये वाली ड्रॉइंग देखो, बोथ साइड है। बोथ साइड का मतलब क्या है कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये हमारी डिवाइडर होती है। क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैं बोलता हूँ, ठीक है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, प्लीज इसको किताब से मैच करने मत लगना। ये मैं बोल देता कि ये अपना डिवाइडर है। डिवाइडर के दोनों साइड है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बोथ साइड। और जब बोथ साइड बनता है तो याद रखना इट विल बी एडेड। क्या बोला मैंने, अगर दोनों साइड बनता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैंने जो हमारी वैल्यूज है उसको मैंने ड्रॉ किया और आंसर कुछ इस तरीके से बन रहा है, या क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बन रहा है कि प्लस की साइड तो जाना है, पर शुरुआत कहां से करनी है। ये देखो, ये कौन सा साइड है अपना, माइनस साइड है, और ये अपना कौन सा साइड है, प्लस साइड है। पर मैं गया किस साइड, प्लस साइड गया, उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस साइड गया तो अच्छी बात है, लेकिन देखोगे तो दोनों साइड हो रहा है ना। तो जब बोथ साइड होगा तो अपने को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और यहां पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन बोला है, दैट साइड फॉरवर्ड्स टू द प्लस साइड। अब नेक्स्ट जो बात याद रखनी है कि अगर दोनों साइड बनता है, क्या कहा मैंने, दोनों साइड बनता है तो क्वेश्चन को क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। पर प्लस कैसे करना था वो ध्यान से सुनना। ऑलवेज याद रखना है कि जो वैल्यूज होती है वो इस तरीके से लिखना होगा। कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। कौन से साइड से, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाली कलर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड से। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे क्या Z1 है तो यहाँ पे लिखेंगे Z1। पहला जो स्टॉप होगा वो कहाँ होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये डिवाइडर है। तुम डिवाइडर को तोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें डिवाइडर के पास रुकना पड़ेगा, फिर डिवाइडर से खुलेगा उसके बाद जा सकते हो। तो याद रखना ये अपना डिवाइडर है, तो पहले Z1 से स्टार्ट करोगे चलना और जीरो पे जाके रुकोगे। यानी वैल्यू हो जाएगा Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर मैंने कहा दोनों साइड है तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब प्लस कैसे करोगे, अब फिर से जीरो से शुरू करोगे और कहां तक जाओगे, प्लस इनफाइनाइट तक। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला मैंने कि भागना कहां तक, मैंने बोला भागना है। तो जीरो लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है? ये कौन सा है, जब आपका बोथ साइड होगा। ये कौन सा है आपका, जब ये बोथ साइड होगा। ठीक है, अब थोड़ा वन साइड वाला भी देख लेते हैं। तो वन साइड वाला कैसे होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो यही आपको, आपका काम होगा कि क्वेश्चन में पहचानना है कि ग्रेटर देन बोला है या लेस देन बोला है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि क्वेश्चन भी कौन सा है, ग्रेटर देन वाला। याद रखना मैंने एज्यूम किया है कि क्वेश्चन कौन सा ग्रेटर देन वाला है। तो ग्रेटर देन वाला है मतलब कौन से साइड भागना है, प्लस की साइड भागना है। फिर मैंने कहा शुरुआत कहां से करोगे, तो जहां जो वैल्यू होगा वो। तो मैंने एज्यूम किया है कि ये जो वैल्यू है आपका, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया और ये Z इज इक्वल टू जीरो हो गया। आपका ये जो वैल्यू है कौन सी साइड है, प्लस की साइड है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज बना दी और मैंने कौन सी साइड भाग रहा हूँ, देखो प्लस की साइड भाग रहा हूँ। अब प्लस की साइड भाग रहा हूं तो ये जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के एक ही साइड है ना, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन साइडेड। क्या बोलते हैं, वन साइडेड। अब जब वन साइडेड हो, सॉरी वन साइडेड, मेरे को कुछ याद आ गया। तो जब वन साइड होता है ना तो इसको याद रखना है कि माइनस करना होता है। क्या करना होता है वन साइड वाले को, माइनस। अब बोलोगे सर माइनस कैसे करना होगा, तो माइनस करने का भी एक रूल है, और वो ये है, पहले लिखोगे लार्जर वैल्यूज, फिर उसके बाद लिखोगे स्मॉलर वैल्यू। अब बोलोगे सर लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि एक ये मैं आपको एक स्टिक देता हूं, और ये स्टिक की टोटल जो हाइट है या सॉरी लेंथ है वो 5 मीटर है।
जो स्टिक है आपके पास उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। फिर उसके बाद सडनली मेरे को ज्यादा थोड़ा नशा आया और मैं यहाँ पे गया, खड़े हो गया। अब मैंने बोला कि एक काम कर, मुझे ये बता यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। मैं तब इस पॉइंट में आया जिसको मैं नाम ले देता हूँ जेड। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि एक बात बताओ, यहाँ से जेड से लेके यहाँ तक स्टिक की वैल्यू क्या होगी। अब होगा क्या, नॉर्मली वो स्टूडेंट यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाके यहाँ वैल्यू चेक करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे क्या होगा? उसको तो पता ही नहीं ना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। लेकिन एक बात उसे ये पता है, इस टोटल की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। तो सबसे पहले वो क्या लिखेगा, बड़ी वैल्यू। ये बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो बड़ी वैल्यू का मतलब, बड़ी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वो पहले यहां से 0 से शुरू करेगा और इनफाइनाइट तक लिखेगा। तब हो जाएगा 0 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये आपका बड़ी वैल्यू हो गया। उसके बाद वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो बोलेगा सर मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे 0 है और मैं थोड़ा चल के देख लेता हूँ यहाँ पे कितना हो रहा है। तो वो चल के यहाँ तक आएगा और चल के जब यहाँ तक आए तो उसे पता चला सर यहाँ पे 2 मीटर हो रहा है। कितना मीटर हो रहा है, 2 मीटर। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई है, ये हो गई है स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है और Z1 पे रुक गया। तो 0 लेस देन जेड लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1। राइट। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा, यानी 5 मीटर में से 2 मीटर को माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये 3 मीटर होगा। राइट। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर ये तो वैसे भी पता कर सकता था, लेकिन देखो सिचुएशन क्या है, उसे तो ये बात पता ही नहीं था कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। उसे कैसे पता, उसे नापना पड़ेगा ना। तो नापना पड़ेगा, फिर माइनस तो करना ही होगा ना। दो रास्ते हैं, यहां से यहां तक 2 मीटर ले लो, फिर वापस मेजरमेंट करना शुरू करे और यहां से यहां तक का मेजर करे, तो वो तो गधा मजदूरी हो गया। उसे ये बात पता है कि जब पूरे की साइज 5 मीटर है और यहां से यहां ऑलरेडी मेजर कर चुका है, तो 5 में से 2 माइनस कर दो। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो लार्जर वैल्यू होता है उसमें से हम क्या कहते हैं, स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? अब बोलोगे सर ये वैल्यूज कहाँ लिखा है आपने, तो सिर्फ जेड जेड लिखा है। तो ये जो वैल्यूज होता है ना, ये हम टेबल में चेक करेंगे। टेबल देखना भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, रिमेंबर ऑलवेज राइट वैल्यूज फ्रॉम माइनस टू प्लस साइड। मैंने बताया ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखना है। और ये बात मैंने ऊपर यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर दिया था, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना होगा। मैंने कहा ना आज की क्लास में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज ही बता दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यानी जेड, जिसका फॉर्मूला था एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये वाला फॉर्मूला मेरा लिखने का रीजन था। रीजन ये था, ये मैंने किसी PYQ में देखा था और उसने पूछा था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो याद रखना है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। सेकेंड, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। और सेकंड था आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें स्टैंडर्ड नहीं और इसमें स्टैंडर्ड है, लेकिन फॉर्मूला देखो पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ जेड भी कर सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ जेड ही होता है वैसे तो। 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 जेड का होल स्क्वायर। देखो दोनों में चेंजेस हैं, यहाँ पे एक्स माइनस म्यू है और यहाँ पे जेड है। ये हो गया। उसके बाद अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, इक्वल होता है। और मीडियन का एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का मतलब क्या होता है, लास्ट वैल्यू। Q1 का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। तो लास्ट और स्टार्टिंग को दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका बीच वाली वैल्यू मिल जाती है। दैट्स वाई इसको मीडियन बोलते हैं। और इस जब मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वही मीन और मोड का भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला था 2 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। याद रखना है 2 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। और ये है एग्जैक्टली Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बेस पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद अपना अगला जो आएगा वो आएगा मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला था 4 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा। क्लियर है इतना? तो ये कुछ फॉर्मुलाज हो गए। वैसे अभी और भी फॉर्मुलाज हैं, तो मैं सोच रहा था ये फॉर्मुलाज जो है मैं आपको बता ही देता हूँ, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है टोटल एरिया ऑफ बेल कर्व। याद रखना है बेल कर्व का जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0.5 होता है, राइट हैंड साइड का वैल्यू 0.5 होता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा क्या आता है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या होगा।
फिर आता है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा क्या होता है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा क्या होता है। तो याद रखना इसकी 0.6826 होता है, इसका 0.9545 होता है, 0.9973 होता है। अगर ये मान लो आपको याद नहीं है, मान लेते हैं याद नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एकदम शॉर्टकट तरीके से। याद रखना है कि जब भी लिखा हुआ म्यू प्लस माइनस सिग्मा ये वन हिडन होता है, तो आपको क्या करना है, ये जेड टेबल में आना, आपको एग्जाम में जेड टेबल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मांग लेना, वो देंगे आपको, राइट। तो जेड टेबल यहाँ पे 1 आएगा और 1 की वैल्यू क्या है 3413, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला प्लस और माइनस है यानी 2 बार है, तो 0.3413 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो हो जाएगा 6826, देखो है ना 26। दूसरा वाले का देख लो, दूसरे वाले का वैल्यू कितना है 0.4772, तो यहाँ पे लिख लो 0.4772 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 7 2 जा 5, ये 954544, यहाँ पे कितना है 9545, यहाँ पे 45 है, 44 भी आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज है, जो रियल वाला टेबल होता है उसमें 5 वैल्यूज होती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि कभी भी ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। दूसरी बात ये याद रखना है कि इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, क्या बोलते हैं सिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा देख लेना, एसिम्प्टोटिक टोटिक, हाँ टोटिक, डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। याद रखना है कि ये जो कर्व लाइन होता है वो कभी भी इसको टच नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वे में पूछता है और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फॉर्मूला क्या है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, लेकिन जब स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा तो म्यू सॉरी 0.675 सिग्मा, और Q3 क्या हो जाएगा प्लस 0.675 सिग्मा, ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें मीन डिवीजन क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा, और इसमें क्या हो जाएगा 4/5, और इसमें क्या होगा क्वार्टाइल डिवीजन का 2/3 सिग्मा, और इसमें क्वार्टाइल डिवीजन का क्या हो जाएगा सिर्फ 2/3। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है, इसमें 2 फॉर्मूलाज बनते हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन जो है वो ऑलवेज कितना होता है 0 होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। ये याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, याद रखना है कि आपका जो मीन है वो कितना होगा 0 होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा 1 होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अब बोलोगे सर कैसे, तो ये रहा ना स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो अगर यहाँ पे 1 हो जाता है तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा 0.675। तो इसीलिए कभी कभी है ना आपको सिर्फ 0.675, अरे सॉरी हाँ 0.675 लिखा रहता है, और इसका भी लिखा रहता है प्लस 0.675। क्यों, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। कैसे पता चला, वो यहां से हमें पता चल जाता है। क्लियर है, तो आपको इतना याद रखना है कि मीन की वैल्यू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1, और Q1 की वैल्यू 0.675, इसमें प्लस 0.675, इसमें 4 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा, इसमें 2 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, और यहाँ पे सिर्फ 4/5, इसमें 2/3। रीजन सिग्मा की वैल्यू 1 होने से अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं तो हट जाता है और लास्ट में यही बचता है। क्लियर है, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि यह है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है तो इसलिए स्टैंडर्ड की वैल्यू लेना पड़ता है, यह स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड की वैल्यू को काउंट नहीं करते इसमें। समझ में आया, तो ये क्लास में मैंने जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज है मैंने सारे बता दिए। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्लास में और ले लेता हूं, और उसमें मैं कुछ प्रैक्टिकल्स बता दूंगा। फिर इसके अलावा अगर कोई और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन भी जानना है, या ये क्वेश्चन पॉसिबल हो। तो देखो पॉसिबल सब कुछ नहीं है एक साथ, लेकिन जितना होगा मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसी के बेस पे मैं कर पाऊंगा, क्योंकि एक झटके में मुझसे ज्यादा बहुत होगा भी नहीं, लेकिन जितना होगा मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लड़े जा रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो फ्यूचर सपोर्ट पे डिपेंड, मतलब आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है फ्यूचर का सपोर्ट। वो लोग देखेंगे समझेंगे तब जरूर सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप लोग का जो व्यू है वो बहुत जरूरी है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।